आर्यंस, ऋग्वेदिक एंड पोस्ट वैदिक एज। कलेक्टिवली दोनों को हम वैदिक एज कह देते हैं। तो दो अलग अलग चीजें, एक तो आर्यों का भारत में आगमन और वैदिक युग। ठीक है, शुरुआत करते हैं। एडवेंट ऑफ आर्यंस एंड वैदिक एज। बहुत सरल है। जैसे हम लोगों ने इंडस वैली के कुछ कीवर्ड्स याद करके याद किया था, इसके भी कुछ कीवर्ड से याद हो जाएगा। पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग है और करंट में बहुत चर्चाओं में भी है। इसको हिंदी में लिखेंगे आर्यों का आगमन। आर्य शब्द तो सुना ही होगा सबने। आर्यों का आगमन वैदिक युग। ठीक है, अब आर्य लोग कौन थे, कहाँ से आए, वैदिक एज क्या थी, बात करते हैं। देखो, इतिहास की कुछ सबसे जो डिस्प्यूटेड जो टॉपिक है ना, उनमें से एक है आर्य। क्योंकि ये लोग फिजिकली स्ट्रोंग थे, दिखने में अच्छे थे, और इसकी दुनिया की सबसे अच्छी रेस में से माना जाता है। जैसे हिटलर क्या कहता था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम, कि आर्यंस का मूल निवास स्थान है वो जर्मनी है। इसलिए क्योंकि आर्यों को वो सबसे श्रेष्ठ जाति मानता था। ठीक है, तो उसने इस चीज़ को प्रोपेगेट किया, प्रचार किया। लेकिन फाइनली अब ये माना जाता है कि जो आर्य लोग थे वो सेंट्रल एशिया से आए थे, मध्य एशिया। मध्य एशिया कौन सा है? एशिया को अपन 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं ना। मिडल एशिया है रसिया से नीचे, इंडिया अफगानिस्तान से ऊपर वाला जो एरिया है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान वाला जो एरिया, ये है, इसको मानते हैं अपन सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं आर्य लोग कौन थे। देखो, इसका शाब्दिक अर्थ है आर्य का श्रेष्ठ या कुलीन, या इसको कह सकते हैं सुसंस्कृत। सुपीरियर, इलीट, सिविलाइज्ड। ठीक है, अब अपने को इनका पता कहाँ लगता है, आर्य शब्द कहाँ मिलता है? पीछे जो स्टोन एज पड़ी है, इंडस वैली पड़ी है, उनके उलट इनका लिटरेचर है अपने पास खूब सारा। लिटरेचर में क्या क्या चीजें आती हैं? चारों तो वेद आ गए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथुर्वेद। फिर वेदों के ऊपर ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। तो वेद आ गए, ब्राह्मण आ गए, ब्राह्मणों के बाद आरण्यक ग्रंथ आए, आरण्यक आ गए, उपनिषद आ गए। उनमें एक एक बात लिखी हुई है। तो जो ब्राह्मण या वैदिक ग्रंथों में जिस सभ्यता का, जिस सिविलाइजेशन का पता चलता है, वो वैदिक सिविलाइजेशन है। उसमें आर्य शब्द बार बार आया है। ठीक है, तो वैदिक कल्चर के जो फाउंडर या उसको निर्माता कौन थे? आर्य। ठीक है, ये ये हो गए आर्य। अब आर्यों का भारत आगमन। एडवेंट ऑफ आर्यंस टू इंडिया। देखो, अब हिस्ट्री में कोई 3000 साल पुरानी चीज़ है, 4000 साल पुरानी चीज़ है, अलग अलग हिस्टोरियन अलग अलग मत देंगे। अब जो भारत के कुछ विद्वान ऐसे हैं, जैसे उन्होंने ये कहा भारतीयों, इनका तो मूल निवास स्थान भारत ही था। ठीक है, कोई जर्मनी का है विद्वान पेंका, वो कहेगा जर्मनी में। कोई रशिया का विद्वान है, वो कहेगा रशिया इनका मूल स्थान है। इन चीज़ों को फिर खूब सारे मत होते हैं,
डिफरेंट ओपिनियन होते हैं, उनको एक एक को अपन एग्जामिन करते हैं। एग्जामिन में आर्यों का कैसे पता चलता है? सेंट्रल एशिया में रहते थे इनका ये, एक तो सेंट्रल एशिया से इंडिया आए तो इतनी लंबी दूरी चल के आएंगे तो बीच में कुछ कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलेंगे ना, कुछ जैसे घोड़े की हड्डियां मिली हैं इस रूट पर, या अपने को कांसे के हथियार मिले हैं, कुछ कुछ तांबे के हथियार मिले हैं। तो पहला तो ये। दूसरा, वो जैसी वेजिटेशन का जिक्र करते हैं वो स्पाइन का जिक्र करते हैं। पाइन जो वृक्ष होता है, देवदार जिसको कहते हैं, स्प्रूस का कहते हैं। तो ये वेजिटेशन कैसी है? राजस्थान के डेजर्ट में मिलती है क्या? वो ऐसे कहते हैं किक्कर, हेदड़ी, बबुल, तो ये लगता भी यहाँ राजस्थान में रहते होंगे कहीं। लेकिन जैसी वो वेजिटेशन लिख के गए हैं अपनी स्क्रिप्ट्स में, अपनी बुक्स में, वो वेजिटेशन कहाँ मिलती है? वो हिली एरिया या ठंडे क्षेत्रों की है वो। तो दूसरा एविडेंस ये हो गया। तीसरा, उनकी लैंग्वेज से पता चलता है। वो जो लोग थे वो एकदम लैंग्वेज सारा इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोलते थे। आज जो अपनी भाषाएं हैं वो धीरे धीरे करके विकसित हुई है। ठीक है। अब दुनिया की मोस्टली जो भाषाएं हैं वो इंडो यूरोपियन भाषा परिवार से विकसित हुई हैं। ठीक है। आगे से आगे फिर जैसे अपनी हिंदी हिंदी है, वो हिंदी भी उसका अगर बैकग्राउंड देखें तो वो इंडो यूरोपियन में जाएगा। यूरोप की जितनी भी लैंग्वेज है वो लैटिन लैंग्वेज से डेवलप हुई है, इटालवी, फ्रेंच, स्पेनिश। और वो पीछे जाओ तो इंडो यूरोपियन। लैंग्वेज एक जैसी बोलते थे, कल्चर एक जैसी थी, लेकिन एक जाति के लोग नहीं थे। समझ गए? ठीक है। तो इसको कहेंगे कहाँ से आए भारत में? सेंट्रल एशिया से। मध्य एशिया। ठीक है। क्योंकि उनके आने के इस रूट पे, उनके आने के आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं। ठीक है। कौन थे आर्यन? तो आर्य वो लोग थे जो हिंद यूरोपीय परिवार की, देखो भाषाएं धीरे धीरे विकसित हुई है ना। आप अगर, आप में से किसी के पास अगर हिंदी लिटरेचर रहा हो ना, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की हिंदी पढ़ना, प्रेमचंद की हिंदी पढ़ना और नई कहानियों की हिंदी पढ़ना, आपको तीनों में फर्क मिलेगा। ठीक है। तो लैंग्वेज धीरे धीरे डेवलप होती है। तो शुरुआत वाली जो लैंग्वेज थी इस रीजन की, वो इंडो यूरोपियन की खूब सारी भाषाओं में से एक भाषा संस्कृत बोलते थे। और संस्कृत भी प्रोटो संस्कृत थी, आज वाली संस्कृत नहीं थी। इसका पुराना रूप था प्रोटो संस्कृत बोलते हैं, जिसको प्राक संस्कृत या आद्य संस्कृत बोलते हैं। ठीक है। तो इसको हम ऐसे समझेंगे, आर्य मध्य एशिया के निवासी थे, मध्य एशिया के निवासी थे जो हिंद यूरोपीय परिवार की अनेक भाषाओं में से, अनेक भाषाओं में से प्राक संस्कृत बोलते थे। ठीक है। आर्य एक समान भाषाई समूह था, इसको ये भी कह सकते हैं ना, एक समान भाषा बोलने वाले लोग, एक समान भाषाई समूह है, जाति एक नहीं थी। ठीक है ना। इस प्रकार आर्य एक समान भाषाई समूह था। भाषाई समूह के लोग थे
उनकी जाति एक नहीं थी। आर्यन वर द हैबिटेट्स ऑफ सेंट्रल एशिया। दे स्पीक लैंग्वेज प्रोटो संस्कृत, वन ऑफ द यूरोपियन इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। दे वर द पीपल ऑफ सेम लिंग्विस्टिक ग्रुप but didn't had common race। ठीक है, ये बात समझ आई क्या आप लोगों को? देखो ये निराकरण किस लिए किया, बार बार लोगों ने ये कहा आर्य एक जाति थे, क्योंकि अब इनके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस तो बहुत कम मिले हैं, लेकिन जितने भी वैदिक जो लिटरेचर है ना पूरा का पूरा, इनमें इनको बहुत सुंदर बताया गया है। फिजिकली ये बहुत लंबे होते थे, गोरे रंग के होते थे, घुंघराले बाल होते थे, लंबी नाक होती थी। तो ऐसे से तो हर कोई अपने को जोड़ना चाहेगा ना। तो ये एक समान भाषा बोलने वाले लोगों का समूह था। ठीक है, सारे लोग कौन सी भाषा बोलते थे? प्रोटो संस्कृत बोलते थे। ठीक है, अब इनका जो माइग्रेशन हुआ वो कैसे हुआ देखना। ये अपना आज का भारत है। ठीक है, ये यहां हो गया अफगानिस्तान वाला एरिया, हो गया ना। ऊपर यहीं से शुरू हो जाता है। सबसे बड़ा देश तो है ताजिकिस्तान, फिर तुर्कमेनिस्तान, फिर उज्बेकिस्तान, फिर किर्गिस्तान, और यहाँ ऊपर है रसिया। और वेस्टर्न जो रसिया का वेस्टर्न पार्ट है बहुत लंबा है रसिया, आधा यूरोप में आधा एशिया में। तो जो वेस्टर्न रसिया है वहाँ एक पर्वत श्रेणी है, उसका क्या नाम है? यूराल, यूराल रेंज। वो पर्वत श्रेणी ऑलमोस्ट यहाँ है, ये है यूराल पर्वत, जो एशिया को यूरोप से अलग करता है। इसके सदर्न पार्ट में यहाँ कहीं आर्यंस रहते थे। इसके सदर्न पार्ट में यहाँ कहीं आर्यों का मूल निवास स्थान था। तो ये यहाँ से आगे बढ़े हैं, और ये एक साथ नहीं आए, अलग अलग टुकड़ों में आए हैं। ऐसे तो था नहीं बाद में बच्चे तैयारी करेंगे तो उनको दिक्कत होगी, तो एक साथ ही चलते हैं सारे। तो ये बारी बारी आए हैं। ठीक है, अब उस समय पूरी दुनिया में माइग्रेशन हो रहा था। ठीक है, कोई कोई ऐसा तो था नहीं कि उनके पास कोई बहुत बड़ी चीज़ें थी या कोई प्रॉपर्टी बना रखी थी तो कि यहाँ, या उनको कोई सिटीजनशिप लेनी होती थी, जिधर घोड़े ने मुंह किया उधर चल दिए। इतना फास्ट कैसे पहुंच गए? क्योंकि ये घोड़े को यूज करते थे, घोड़े का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, अब आके सबसे पहले कहाँ बसे? आके सबसे पहले बसे, ये खुद ही बताते हैं कहाँ बताते हैं। जैसे ऋग्वेद में बार बार ये कहते हैं कि हम लोग सप्त सिंधु एरिया जो है वहाँ रहते थे। सप्त सिंधु का मतलब सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ। ठीक है, लैंड ऑफ सेवन रिवर्स। तो वो लैंड ऑफ सेवन रिवर्स कहाँ है? वो है, देखो ये तो अपनी निकलती है सिंधु रिवर पाकिस्तान में, ये हो गई सिंधु या इंडस। यूनानी इसको इंडस कहते थे ना, ग्रीक्स, इसीलिए इस देश का नाम इंडिया। ठीक है, ग्रीक्स जो थे उनको सिंधु नहीं कहना आता था, वो उसको इंडस बोलते थे। ठीक है, फिर इसकी ट्रिब्यूटरीज है सारी, झेलम, सिंधु के बाद झेलम, फिर चिनाब, फिर रावी, सतलज और व्यास। ठीक है, तो
सबसे पहले आए वो सप्त सिंधु प्रदेश, सप्त सिंधु प्रदेश, लैंड ऑफ सेवन रिवर्स। तो इसमें हो गया सिंधु और उसकी सहायक नदियां, सीक्वेंस ये है सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज। ये तो छह हुई। सातवीं कौन सी है? सातवीं है वो घग्गर, जिसमें अब की बार बाढ़ आई थी। घग्गर के घग्गर वर्तमान में जहाँ बहती है, ऑलमोस्ट इसी एरिया में पुरानी वैदिक नदी बहती थी, उसका क्या नाम था? सरस्वती। ठीक है, वो बाद में कुछ टेक्टोनिक चेंज की वजह से वो रिवर गायब हो गई। ठीक है ना, अब उसकी लगभग ऑलमोस्ट उसी जगह पे घग्गर बह रही है। ठीक है, तो सातवीं रिवर थी सरस्वती। अब मैं आपसे कहूँ, मुझे समझाओ ये वाला एरिया कौन सा है? तो ये वाला एरिया होगा, तो आज की अगर बात करें तो ये एरिया कौन सा है? तो आज ये जो एरिया होगा वो होगा अफगानिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान का पंजाब, भारत का पंजाब और हरियाणा, ये वाला एरिया है। ठीक है, जो आज का वर्तमान है। तो जो ऋग्वेदिक आर्य थे वो कहाँ आके बसे? लोकेशन ऑफ ऋग्वेदिक आर्यंस, ऋग्वेदिक आर्यों का स्थान। अफगानिस्तान, पंजाब, पाकिस्तान तो अब बना है ना 1947 में। पंजाब, भारत वाला भी पाकिस्तान वाला भी, हरियाणा, ये वाला एरिया था जिसको सप्त सिंधु क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अब अफगानिस्तान में रहते थे, इस बात का कैसे पता? इन नदियों के अलावा वो एक तो कुबा या काबुल नाम से नदी है अफगानिस्तान में, उसका जिक्र करते हैं, गोमल का भी जिक्र करते हैं। ठीक है ना, तो इस सब सिंधु प्रदेश में ये आके बसे। यहाँ कुछ एक, जैसे हरियाणा में एक जगह है भगवानपुरा, जहाँ एक्सकेवेशन हुआ है, वहाँ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले। तो इन सारी चीज़ों को अगर देखें तो अपने को पता चल जाता है कि ये सेंट्रल एशिया से यहीं आए थे। ठीक है, और ये सारा का सारा पता कहाँ चलता है अपने को? वैदिक लिटरेचर। ठीक है, तो ये तो हो गए आर्यंस, ये हो गया आर्यंस का भारत आगमन। अब बढ़ते हैं आगे। अब फिर वैदिक युग क्या हुआ? वैदिक युग या वैदिक एज। वैदिक एज कहाँ, इस इसका पता ये कहाँ, इसका वर्णन कहाँ है? इसका वर्णन है सिंपली वैदिक साहित्य में। वैदिक युग का वर्णन कहाँ है? वैदिक साहित्य का डिस्क्रिप्शन है वैदिक साहित्य में। अब वैदिक लिटरेचर को अगर आगे बाइफरकेशन करोगे तो वैदिक लिटरेचर में आएगा पहले आएंगे वेद। ठीक है, वेद चार हैं। चार वेद में से सबसे पुराना और प्रथम जो है उसको बोलते हैं ऋग्वेद। और ऋग्वेद में जिस कल्चर का वर्णन है उसको कह देते हैं ऋग्वेदिक कल्चर। ऋग्वेदिक कल्चर या ऋग्वेदिक युग या ऋग्वेदिक एज।
और इस ऋग्वेदिक एज का टाइम क्या है? 1500 टू 1000 BC, बिफोर कॉमन एरा, ईस्वी पूर्व। ठीक है। अगर अब जो पोस्ट वैदिक एज क्या है? उत्तर वैदिक युग। उत्तर वैदिक युग में आ जाएंगे शेष 3 वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है। सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद प्लस वैदिक लिटरेचर के बाद में कौन से ग्रंथ लिखे गए? ब्राह्मण। 3 वेद, ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथों के बाद में कौन से ग्रंथ लिखे गए? आरण्यक। आगे बताऊंगा डिटेल में, है ना। आरण्यक, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। कुछ लोग इसमें सूत्र और स्मृति साहित्य को भी शामिल कर देते हैं, तो उसको अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सिंपल सा है, देखो। फिर इसका टाइम क्या हुआ? इसका टाइम हुआ 1000 BC टू 600 BC। BC मतलब बिफोर कॉमन एरा या ईस्वी पूर्व बोल देते हैं। तो इनका टाइम आज से लगभग 3500 साल पहले हो गया ना। बड़ी सरल सी बात है, देखो। कुछ लोग जो मिडिल एशिया से भारत आए, उनको आर्य कहते हैं। आर्य क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने खुद को आर्य नाम से संबोधित किया है। फिर वो लोग कौन थे? मिडिल एशिया से आए थे। इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज बोलते थे, संस्कृत। अब उनकी फिजिकल या मटेरियल लाइफ कैसी थी, पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी, सोशल लाइफ कैसी थी, वो कुछ किताबें लिख के गए हैं, उनसे पता चलता है। अब ऋग्वेदिक और पोस्ट वैदिक एज में, ऋग्वेदिक और उत्तर वैदिक युग में कुछ अंतर था। अंतर तो आएगा ना, आज से 100 साल बाद सिविलाइजेशन ऐसी थोड़ी ना रहेगी। तो 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। ऋग्वेद में जिन लोगों का वर्णन है उनको तो कह देते हैं हम ऋग्वेदिक आर्य। फिर ऋग्वेद के अलावा शेष 3 वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आरण्यक ग्रंथ, और फिर उपनिषदों में जिन लोगों का वर्णन है उनको उत्तर वैदिक आर्य कह देते। सरल सी बात है। देखो, एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि जब अब पढ़ेंगे अपन ऋग्वेदिक युग, ऋग्वेदिक एज, टाइम है 1500 टू 1000 BC। ठीक है। ऋग्वेदिक युग का वर्णन कहाँ है? कहाँ है वर्णन? ऋग्वेद में, जो आर्यों का प्राचीनतम ग्रंथ है, ऋग्वेद। अब ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद एक तो आर्यों का प्राचीनतम ग्रंथ है। सबसे पहला ग्रंथ जो, जब वो भारत आ गए तो उन्होंने लिखा। इसमें बेसिकली क्या है? 1028 सूक्त या हाइम्स है। और वो सूक्त, उन सूक्तों में क्या है? वो वैदिक देवताओं की जो स्तुति या रेसिटेशन करते हैं, वो है सारा का सारा। अब है तो सारा का सारा इसमें स्तुति पाठ या रेसिटेशन वैदिक देवताओं की स्मृति में। अब वो जब पढ़ते हैं तो उनसे अपने को
उनकी पॉलिटिकल लाइफ का भी पता चल जाता है, सोशल का भी चल जाता है। अब पॉलिटिकल का कैसे पता चलता है? राजा यज्ञ करता था, राजा के साथ रानी बैठती थी, राजा के साथ सेनानी ग्रामणी बैठते थे, वो तो लिखा हुआ है। वो गेहूं जौ की बलि देता था, उसमें यज्ञ करते हैं तो उसमें कोई चीज डालते हैं ना, तो इसका मतलब वो गेहूं जौ की बलि तभी तो दे रहे थे जो वो गेहूं जौ से परिचित थे, है ना। तो उसको पढ़ते हैं तो अपने को ऋग्वेदिक एज का पता चल जाता है। तो लिखो, ऋग्वेद के बारे में लिखो। वैदिक आर्यों का संस्कृत में लिखित प्रथम ग्रंथ संस्कृत में लिखित प्रथम ग्रंथ जिसमें उन्होंने ऋग्वेदिक देवताओं की स्तुति में ऋग्वेदिक देवताओं की स्तुति में देवताओं की स्तुति में स्तुति में सूक्तों की रचना की है। सूक्त को कहते हैं हाइम्स। सूक्तों की रचना की है। इसमें कुल 1028 सूक्त हैं। सूक्त से तात्पर्य मंत्रों के समूह से है। सूक्त से तात्पर्य मंत्रों के समूह से है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल या इसके 10 भाग हैं। 10 मंडल, मंडल को बुक्स कह देते हैं। जिसमें जिसमें 2 से लेकर 8 तक के मंडल प्राचीनतम है। ठीक है। प्रथम और दसम मंडल बाद में जोड़ा गया है। देखो, सिंपली ऐसे समझना, इसके 10 पार्ट कर दिए, उनको मंडल कहते हैं। सूक्त सिंपली समझो ना कैसे हैं। जैसे सूक्त का मतलब है एक पेज पे 4-5 मंत्र आ गए, जैसे ये सूक्त है, इसको कंप्लीट को सूक्त बोलते हैं। ये सिंगल सिंगल मंत्र हो गया। और देवताओं की स्तुति में, क्योंकि शुरू किसी भी सिविलाइजेशन या कल्चर के पहले लोग होते हैं वो बहुत सरल लोग होते हैं, उनमें बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो वो सरलता से उन्होंने जो जो उनके देवता थे, जैसे इंद्र हो गया, अग्नि हो गया, वरुण हो गया, मित्र हो गया, अदिति हो गई, उषा हो गई, उनकी प्रशंसा में वो यज्ञ के समय जो मंत्र बोलते थे वो लिखे हुए हैं, सिंपली सरल रूप से। ठीक है। फिर इसके 10 भाग हैं। 10 में भी 2 से लेके 8 तक है, वो ओल्डेस्ट है। अब कैसे पता चलता है? वो पता चलता है लैंग्वेज के चेंज से, समय के हिसाब से लैंग्वेज चेंज हो जाती है। क्योंकि प्रारंभ में ये जो वैदिक ग्रंथ थे, ये शुरुआत में श्रुति परंपरा में थे। श्रुति परंपरा मतलब समझते हो? गुरु जो है उसको याद हो गए कंठस्थ, तो वो ओरली या मौखिक रूप से अपने शिष्यों को याद करवा देता था। वो परंपरा आगे से आगे चलती रहती थी। जैसे मैंने आपको याद कराए, आप अपने शिष्यों को याद करा दो, आप उनसे आगे याद करा दो, तो ये बाद में लिखे गए। तो 2 से 8 जो ओल्ड एज थे उनकी लैंग्वेज में, और 1 से 10 वाला बाद में जोड़ा गया है, उनकी लैंग्वेज में फर्क है। ठीक है। अब समझना, फिर इन अलग अलग पार्ट की रचना अलग अलग ऋषियों ने की। ठीक है। कौन कौन थे वैदिक ऋषि? जैसे लिखो, इन अलग अलग भागों की रचना क्रम से निम्न ऋषियों ने की: गृत्समद,
विश्वामित्र, वामदेव, गृत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, कर्ण और अंगिरस आदि। ठीक है, ये अलग अलग ऋषि थे। लिखो, इंग्लिश में लिखना। ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट ऑफ Vedic Aryans. It contains 1028 hymns, 1028 hymns that were recited at the time of sacrifice और यज्ञ। यज्ञ के लिए क्या शब्द है? सैक्रिफाइस। हाइम मीन्स collection of mantras. ऋग्वेद हैज 10 पार्ट और मंडल। फ्रॉम पार्ट 2 to 8 is oldest and part 1 and 10 was added later. These different parts were written by different Vedic rishis or scholars. They are गृत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, कर्ण एंड अंगिरस। ठीक है, समझ गए? ये इसलिए लिखवाया है, अब से याद रखना, ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है ना, उसमें कुछ एक स्पेशल चीजें हैं। अभी से याद रखना, आगे बताऊंगा क्या क्या स्पेशल है उसमें। ठीक है, बहुत सरल से लोग थे, सिंपल। इन्होंने वो मंत्र लिखे जो यज्ञ करते समय देवताओं की स्तुति में गाते थे। दुनिया में ऐसी कोई सिविलाइजेशन नहीं है जिसके देवता नहीं हुए। मानव की उत्पत्ति होते ही वो पहला काम क्या करता है? अपने से कोई ना कोई शक्तिशाली की पूजा करता है। तो सरल तरीके से यज्ञ में एक यज्ञ कुंड बनाया, अग्नि प्रज्वलित करी, देवताओं की स्तुति में मंत्र बोलते थे, गेहूं जौ का उसमें सेक्रीफाइस करते थे। यज्ञ का दूसरा शब्द बलि भी है, इसलिए उसको सेक्रीफाइस करते। ठीक है, समझ गए? अब इसी ऋग्वेद के जैसा ग्रंथ वो आर्य जो ईरान में चले गए, उन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा? कौन सा ग्रंथ लिखा उन्होंने? जैन अवेस्ता के नाम से। ठीक है ना, अवेस्ता या जैन अवेस्ता। कौन से आर्यंस ने लिखा था? जो ईरान चले गए थे। और आप विश्वास नहीं करोगे, इन दोनों में बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज है। अवेस्ता जो है, जो जरथुस्त्र रिलीजन जिसको बोलते हैं ना, पारसियों का ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट है। जैसे हिंदुओं की ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट या ओल्डेस्ट बुक वेद है, वैसे जो पारसी है या जो जरथुस्त्र रिलीजन को मानते हैं, उनका ओल्डेस्ट जैन अवेस्ता है। वो उन लोगों ने किया जो भारत नहीं आए थे, वो ईरान चले गए, वो भी संस्कृत में।
और दोनों की बातें आपस में मिलती हैं। ठीक है, आगे समझ। देखो, सेंट्रल एशिया से आर्यंस ने माइग्रेट किया। ठीक है, अब माइग्रेशन क्यों किया इसकी वजह किसी को नहीं पता, हो सकता है उनको अच्छा लगा हो। ठीक है, माइग्रेशन करके एक ब्रांच तो आ गई इंडिया में और एक चली गई ईरान में। आर्य जब यहाँ आए तो वो एकदम ट्राइबल लोग थे, ट्राइबल या जनजातीय, वो जो इधर इधर घूम रहे थे, उनकी कोई स्थायी जगह नहीं थी। यहाँ आते अब ट्राइबल लोगों की कोई भी चीज़ होगी वो बड़ी सिंपल या सरल होगी, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी। जैसे शुरुआत में रिलीजन कभी भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, बहुत सरल होगा। कोई भी धर्म है उसका हजारों साल में विकास होता है। शुरू में आए तो आते ही इन्होंने प्राकृतिक शक्तियों को अपना देवता माना। जैसे बरसात जो कर रहा था, इंद्र उसको देवता मान लिया। जल का देवता वरुण को मान लिया। अग्नि जिससे खाना पका के खाते थे या खेती के लिए जंगल साफ करते थे, अग्नि को देवता मान लिया। इनकी स्तुतियों में उन्होंने कुछ मंत्रों की रचना करी और उन मंत्रों के समूह को सूक्त कहते हैं। वो सारे के सारे सूक्त ऋग्वेद में लिखे हुए हैं। ठीक है, फिर ऐसे ही एक ब्रांच आर्यन की जो ईरान में चली गई, वो भी तो संस्कृत बोलते थे, आर्यों की भाषा संस्कृत थी। उन्होंने संस्कृत में ग्रंथ लिखा अवेस्ता, उसको जैन अवेस्ता भी कह देते हैं। और वो अवेस्ता किसका प्राचीनतम ग्रंथ है? पारसियों का, या जो जरथ्रुस्ट रिलीजन को मानते हैं उनका है, वो इसका सिमिलर। इससे सरल बात कोई हो सकती है क्या? कितनी सिंपल सी बात है। कुछ लोग थे मिडिल एशिया से आए, उन्होंने एक संस्कृत में ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ में उन्होंने देवताओं की स्तुति में लिखा है, उससे उनकी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्थितियों का पता चलता। भाई कोई भी दुनिया की कोई सभ्यता होगी, वो पहला काम है ना, बिना धर्म के एक तो दुनिया की कोई सभ्यता नहीं है। और उन्होंने लिखा वो ये ऋग्वेद है। ठीक है, अब अब जैसे वो कैसे लोग थे ऋग्वेदिक आर्य, वो समझते हैं ना। हिस्ट्री में आपको हमेशा कीवर्ड पकड़ के चलना है। ऋग्वेदिक आर्य कैसे लोग थे? सरल रूप में समझना, तीन बातें याद रखना, भूलना नहीं। नहीं भूलोगे ना? देखो कैसे थे। पहले तो जो लोग 2000 3000 किलोमीटर लोग चल के आ रहे हैं, वो ट्राइबल ही तो होंगे, नहीं तो ऐसे उठ के कौन जाता है? तो वो जनजातीय लोग थे या ट्राइबल थे? जनजातीय, ट्राइबल, या इसको नोमेडिक भी कह सकते हैं ना, घुमक्कड़। ठीक है, कोई उनकी कोई स्थायी जगह नहीं थी। फर्स्ट कीवर्ड ये याद रखना। सेकंड कीवर्ड क्या होगा? रूरल थे। ठीक है, छोटे छोटे गांवों में रहते थे, बिल्कुल एकदम रूरल थे। देखो, इसी से जुड़ी हुई बात है। जो लोग घुमक्कड़ होते हैं वो खेती करने की संभावना ज्यादा होती है या पशुपालन की ज्यादा संभावना होती है? ठीक है, ये पशुपालक भी नहीं थे, ये पशु चारक थे। एनिमल हैसबेंड्री, एनिमल डोमेस्टिकेशन और पेस्टोरल, ये दो अलग अलग चीजें हैं। सिर्फ पशुओं को चराते थे ये, बहुत ज्यादा पशुपालन भी नहीं आता था। तो तीसरा हो जाएगा पशु चारक या पेस्टोरल। क्योंकि ये गाय चराने की चर्चा करते हैं बार बार। कहाँ करते हैं गाय चराने की चर्चा? ऋग्वेद में करते हैं। ठीक है, इससे सारी चीजें निकल के सामने, ये तीन कीवर्ड आपको भूलने नहीं है। ठीक है, अब जनजातियों की क्या विशेषता होती है? हम्म, राजस्थान में कोई ट्राइब्स हैं क्या? हम्म, हैं क्या? भील, मीणा, सहरिया, गरासिया, कथोड़ी, सांसी। इनकी लाइफ इतनी आपकी तरह वो यूपीएससी के चक्कर में नहीं पड़ते हैं ना, बहुत सरल लाइफ है उनकी।
मीणा तो चलो बहुत प्रोग्रेसिव ट्राइब है, बट बाकी जो है अपने राजस्थान के भील, मीणा, ग्रासिया, कथोड़ी, सांसी, या इंडिया की ट्राइब्स की बात करें, कोल, मुंडा, संथाल, वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव लोग नहीं है, उनका जीवन बड़ा सिंपल है। ठीक है, तो ट्राइबल जो लोग होंगे उनकी सिंपल लाइफ होगी, सरल जीवन। अब सरल जीवन की पहली विशेषता क्या होगी? बहुत ज्यादा सोसाइटी का क्लासिफिकेशन नहीं होगा। ठीक है, समाज में तीन ही वर्ग होंगे। कौन कौन से होंगे? वर्ण शब्द आया है इसके लिए, राइट। तो तीन ही क्लास होगी, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। समझ गए? तो सरल जीवन सिंपल में समाज में केवल तीन वर्ग, तीन वर्ग कौन कौन से हो जाएंगे? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। चौथा जो वर्ण जिसको अपन शूद्र कहते हैं, उसकी पहली बार चर्चा ऋग्वेद का जो 10th पार्ट है या दशम मंडल के पुरुष सूक्त में आई है। बाद में वो पुरुष सूक्त बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, और ये जितने भी प्राचीन ग्रंथ है ना, जितने भी, जैसे इवन रामायण महाभारत हैं, तो रामायण महाभारत वैसे तो बहुत पुरानी है, लेकिन इनको एग्जैक्ट अंतिम रूप कब मिला था? गुप्त एज में, 4th-5th सेंचुरी में। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है शुरू में, उसके लिए भी बहुत सारे विद्वान ये कहते हैं कि इसको बहुत बाद में लिखा गया है। संस्कृत के प्राचीन जितने भी ग्रंथ हैं उनमें ये समस्या रही है कि उनमें लगातार कुछ न कुछ जुड़ता चला गया। ठीक है, तो समाज सिंपल था, केवल तीन वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। एक ट्राइबल सोसाइटी जो होती है ना, उसके साथ ये बात भी होती है कि जनजातियां हमेशा लड़ाकू होती है ना, ट्राइब्स। जैसे नक्सलाइट एरिया अपना कौन सा है, जहाँ बहुत ज्यादा ट्राइब्स है। अंग्रेजों को इन लोगों को जीतने में बहुत बहुत जोर आया था। कोल, भील, मुंडा, संथाल, बहुत बहुत बड़ी मुश्किल से इनको ये काबू कभी होते ही नहीं थे। जनजाति लोग सरल होते हैं, उनको लाभ आने का ज्यादा ज्यादा पता नहीं होता। जैसे सेम ऐसे ही राजस्थान के जो भील हैं, वैसे बहुत शांत लोग हैं, पर जैसे ही वो मोताना मांगते हैं, कोई लोग, कोई व्यक्ति उनका मर जाए एक्सीडेंटली, तो सड़क पे लेके बैठ जाते हैं। बाद में उनको कोई छेड़ के देखो, वो बताएंगे वो कितने अहिंसा के पुजारी है। ठीक है ना, तो जनजातियां हमेशा उग्र स्वभाव के होते हैं, तो इनके आपस में ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट या जनजातीय संघर्ष चलते रहते थे। जनजातीय संघर्ष, ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट किस किस से चलते थे? या तो आपस में लड़ते थे, ठीक है, आपस में आर्यों के जो अलग अलग कबीले थे वो, या फिर उन्होंने दो व्यक्तियों के दो क्लास का बार बार नाम लिया, एक तो दास और एक दस्यु। ठीक है, दस्यु का क्या मतलब होता है हिंदी में? बैंडिट्स, डकैट्स। दास तो उनके बीच के ही माने जाते हैं, लेकिन दस्युओं के लिए ये समझा जाता है कि हो सकता है ये यहाँ के भारत के मूल निवासी हो। बार बार ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, जगह जगह उनमें ऋग्वेद में युद्धों की बात लिखी गई है। यज्ञ भी करते हैं तो देवता से क्या मांगते हैं कि हमारी युद्ध में विजय हो। ठीक है, तो उनके लगातार ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे। सरल समाज था, केवल तीन ही क्लासेस थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। अब जो सिंपल जो सोसाइटी होगी ना, उसका पॉलिटिकल सिस्टम भी वैसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये लोग कैसे रहते थे? ये रहते थे कबीले में रहते थे। ठीक है, फर्स्ट चीज सिंपल लाइफ, सेकंड ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट, और थर्ड चीज क्या रहती थी? कबीले में रहते थे। कबीले को छोटा सा ट्राइबल ग्रुप होता था, ट्राइबल ग्रुप कबीले में रहते थे। उस कबीले को इन्होंने ये क्या कहते थे?
कबीले के लिए क्या शब्द है ऋग्वेद में? जन। जन का मतलब होता है कबीला, उसको जन जन कहते हैं। और इस जन का ऋग्वेद में उल्लेख है 275 टाइम्स। जन का मतलब है ऐसे लोगों का समूह जो लगातार घूमता रहता हो, नोमेडिक टाइप के लोग थे, ठीक है। जनपद शब्द नहीं आया। आज भी उत्तर प्रदेश में जिले को जनपद कहते हैं ना। जब जब उत्तर वैदिक लोग स्थायी होके बसना शुरू कर देंगे तो जन से जनपद हो जाएगा। जन का मतलब कबीला है, ऐसा कबीला जिसमें लोग घूमते रहते हैं, ठीक है। पशु चराने वाले लोगों को जहाँ घास मिली वहीं कच्ची झोंपड़ी बनाए रह गए, ठीक है। समस्या तो कृषक समाज के लिए होती है ना। जब ये लोग खेती करना शुरू करेंगे उत्तर वैदिक काल में तो ये एक जगह बसना शुरू कर देंगे, ठीक है। इसको कहेंगे जन। अब जो जन से ही इनका पॉलिटिकल सिस्टम, अब इस जन में कितने लोग होते थे? बहुत ज्यादा लोग नहीं होते थे। कैसे पता चलता है? ऋग्वेद में बताया गया है, जैसे जन। जन के अलावा एक शब्द और काम में लिया है, उसको क्या कहते हैं? विष। जन के बाद जो दूसरा शब्द सबसे ज्यादा काम में लिए उसको विष कहते हैं। विष का मतलब क्या हुआ? सिंपली ये समझ लो, एक परिवार के लोग, ठीक है। एक ही परिवार के लोग, पीपल फ्रॉम सेम फैमिली। अब एक परिवार से कैसे पता चलता है? एक परिवार में जैसे ये लिखते हैं बार बार, एक परिवार में कौन रहता था? दादा हो गए, इनके पिताजी, चाचा, ताऊ, मौसी, बुआ, मामा, ये सारे लोगों से मिलके बनता था। प्लस इन्होंने एक काम और किया, एक शब्द लेके आए, नप्त्र। नप्त्र का क्या मतलब होता है? नप्त्र का मतलब होता है, एक शब्द और है, नप्त्र। नप्त्र का मतलब होता है चाचा, मौसी, बुआ, मामा के लड़कों के लिए, सबके लिए नप्त्र हुआ है। जैसे कजिन कह देते हैं ना, मामा का बेटा भी कजिन, मौसी का भी कजिन, बुआ का भी कजिन, वैसे नप्त्र शब्द लेके आए। तो इस नप्त्र से पता चलता है कि एक परिवार में कई सारी पीढ़ियां एक साथ रहती थी। दादा का भी परिवार हो गया, नाना का भी परिवार हो गया, तो इन सब से मिलके बनता था एक जन। तो इस हिसाब से जैसे एक परिवार बनता था इससे, एक विष, विष का मतलब कुल या परिवार, और कुछ विष मिलके क्या बना देते थे? एक जन। तो एक जन की कैपेसिटी कितनी होगी? लगभग लगभग 300-400 लोग, ठीक है। तो एक जन में कितने होते थे? लगभग 300-400 लोग। ये बात समझ आई क्या? सबसे बड़ी इकाई या यूनिट, सोशल यूनिट है जन। जन से छोटी है विष। विष का मतलब एक परिवार के लोग। अब कई सारे परिवार मिलके क्या बना देते थे? एक जन बना देते थे, और वो जन घूमता रहता था, ठीक है। तो अब इस जन का जो राजा होगा, जो किंग होगा, उसको क्या कहेंगे? राजन। समझ गए? तो जन का राजन। बड़ी सरल सिंपल सी सोसाइटी थी, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेसी नहीं थी।